स्क्रीन पर हम व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी क्लास 12th का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं अक्टूबर मंथ का। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चे बहुत बार बार पूछते हैं कि सर इस असाइनमेंट का आंसर नहीं आया। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ आंसर आप खोजिए। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछता है इसमें कि नियुक्तिकरण के कोई 4 महत्व लिखिए। तो नियुक्तिकरण के 4 महत्व हमको बताने हैं। इसमें उत्पादन के समस्त संसाधनों में केवल मानव संसाधन है तथा शेष सभी निष्क्रिय संसाधन हैं। इन समस्त निष्क्रिय संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए कुशल नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। उसमें श्रम लागत में पर्याप्त कमी होती है। इसके बाद देखिए इसमें प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण आदि का प्रभावी एवं कुशल निष्पादन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इनकी उपलब्धि नियुक्तिकरण द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्तिकरण अन्य सभी प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है। तीसरे पे आते हैं, उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि के लिए यह परम आवश्यक है कि उपयुक्त एवं कुशल कर्मचारी को नियुक्त किया जाए और सही व्यक्ति को सही कृत्य पर लगाया जाए ताकि उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके। तो ये भी है। इसके बाद आपको लिखना है, प्रभावी नियुक्तिकरण योग्य, सक्षम, अनुभव कर्मचारियों की खोज में सहायता प्रदान करता है जो कि किसी उपक्रम की वास्तविक निधि है। ये आंसर हो गया। इसके बाद नियुक्तिकरण में सही व्यक्ति की उसकी रुचि, कुशलता एवं क्षमता के अनुसार सही कृत्य पर नियुक्ति की जाती है। तो हमने देखा। इसके बाद आता है कि व्यावसायिक उपक्रम समस्याओं का घर है। आए दिन कोई ना कोई समस्या उठ खड़ी होती है। कभी श्रम समस्या, कभी उत्पाद समस्या, कभी विपणन समस्या, तो कभी वित्त समस्या, तो कभी अनुसंधान एवं विकास की समस्या। इन सभी समस्याओं का समाधान योग्य एवं सक्षम नियुक्तिकरण में निहित है। तो ऐसे करके हमने नियुक्तिकरण की 4 विशेषताएं यहाँ पे देख ली है। इसके बाद आता है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या पूछता है, ध्यान से हम पढ़ेंगे कि कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के किन्हीं 4 चरणों की व्याख्या कीजिए। तो 4 चरणों की व्याख्या हमको करनी है और यहाँ पे उत्तर आता है पहला कि इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। चरण है पहला, रिक्ति की पहचान। दूसरा चरण है भर्ती योजना। तीसरा है भर्ती के स्रोतों की पहचान और चौथा है चयन प्रक्रिया। इसके बाद आता है चरण 1 को हमको डिफाइन करना है कि रिक्ति की पहचान किसको बोलते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण संगठन में रिक्ति की पहचान है। प्रबंधन या विभागीय प्रमुख कर्मचारियों के लिए आवश्यक योग्यता, कौशल, ज्ञान, क्षमता और अनुभव को निर्दिष्ट करते हुए नौकरी की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हैं। चरण दूसरा यहाँ पे पूछता है भर्ती योजना। तो इसमें लिखना है संगठन में रिक्ति की पहचान एवं एचआरएम भर्ती प्रक्रिया के कुशल निष्पादन और उचित समय में उपयुक्त कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करता है। योजना में रिक्त पद के लिए नौकरी विनिर्देश तैयार करना शामिल है, जिसमें आवश्यक जिम्मेदारियों, कौशल, अनुभव और योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। नौकरी के लिए वेतन संरचना, संभावित तिथि जब कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, अस्थायी या स्थायी और नौकरी से संबंधित अन्य विवरण। तीसरा चरण क्या होता है, भर्ती के स्रोतों की पहचान करना। तो एचआरएम भर्ती के विभिन्न स्रोतों की पहचान करता है जहां से कर्मियों को काम पर रखा जा सकता है। भर्ती के स्रोत आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत हो सकते हैं। संगठन नौकरी चाहने वालों को संगठन को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से संपर्क करता है। चौथा चरण है रिक्त पदों के संबंध में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सूचना प्रदान करना। यह भर्ती की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और जटिल कदम है। फर्म को उस प्रक्रिया की पहचान करनी है जिसके माध्यम से रिक्त पद के बारे में जानकारी नौकरी के इच्छुक को प्रदान की जानी है। खाली पद के बारे में जानकारी दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका और पत्रिकाओं के विज्ञापन के माध्यम से प्रदान की जा सकती है, संगठन के आधिकारिक वेबसाइट पर और इसी तरह से। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। एक बार कमेंट करेंगे तो हम आपको डेफिनेटली जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद आता है प्रश्न 3।
संगठन की प्रक्रिया के किन्हीं 6 चरणों को समझाइए। तो संगठन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। संगठन के अंतर्गत अधिक विषय, संगठन का परिचय और इसका महत्व, संगठन के प्रकार, संगठन की संरचना, प्रतिनिधिमंडल विकेंद्रीकरण। यहाँ पे दूसरा, कार्य की पहचान। तो संगठन की प्रक्रिया में स्पष्ट पहला कदम उस कार्य की पहचान करना है जिसे संगठन द्वारा किया जाना है। यह वह जमीनी स्तर है जिससे हम शुरुआत करेंगे, इसलिए प्रबंधक को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य और कार्यों की पहचान करने की आवश्यकता है। काम की पहचान गलत संचार, जिम्मेदारियों के अतिव्यापी होने और समय और प्रयास की बर्बादी से बचने में मदद करती है। कार्य का सम्मोहन, कार्य के सुचारू प्रवाह और संगठन के सुचारू संचालन के लिए समान कार्य और गतिविधियों को एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए हम कंपनी के भीतर विभाग और प्रत्येक विभाग के भीतर डिवीज़न बनाते हैं। ऐसा संगठन कंपनी के कामकाज को और अधिक व्यवस्थित बनाता है। इसके बाद आता है संगठन के आकार और कार्य की मात्रा के आधार पर एक संगठन में कई विभाग और विभाग हो सकते हैं और हर विभाग में एक प्रबंधक होता है जो प्रबंधन के शीर्ष स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व करता है। छोटे संगठनों में कभी कभी इन विभागों को एक प्रबंधक के अधीन एक साथ जोड़ दिया जाता है। पदानुक्रम स्थापित करें। इसमें लिखना है आपको, आयोजन की प्रक्रिया में अगला कदम कंपनी के सभी व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना है। तो एक संबंध कंपनी के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संबंध स्थापित करता है। यह सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर समयबद्ध तरीके से मूल्यांकन और नियंत्रण को सक्षम बनाता है। इसलिए यदि सुधार करने की आवश्यकता है तो उन्हें तुरंत किया जा सकता है। इसके बाद आता है पांचवा, प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व मंडल। तो अधिकार मूल रूप से वह अधिकार है जो एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है और दूसरों से आज्ञाकारिता प्राप्त करना होता है। इसलिए जब एक प्रबंधन को कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियों को सौंपा जाता है तो उसे ऐसे कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए भी अधिकार दिया जाना चाहिए। हम यदि केवल कर्तव्यों को सौंपते हैं लेकिन कोई अधिकार नहीं है तो आवश्यक कार्यों और गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा अधिकार सौंपना चाहिए और कर्तव्यों की सीमाओं और उस अधिकार को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए जिससे प्रत्यायोजित किया गया है। समन्वय, अंत में प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कर्मचारियों और समूहों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों अच्छी तरह से समन्वित हो, अन्यथा यह कर्मचारियों के बीच संघर्ष, काम के दोहराव और समय और प्रयासों की बर्बादी का कारण बन सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विभाग अपने विशिष्ट कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और इन गतिविधियों में सामंजस्य है। अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन का लक्ष्य पूरा हो। इसके बाद आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में कोई 6 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहला है उद्भव। औपचारिक संगठन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर जानबूझकर उत्पन्न, अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों की अतः व्यक्तिगत क्रियाओं से स्वतः उत्पन्न। तो आपने देखा अंतर उद्देश्य यहाँ पे है। औपचारिक संगठन का उद्देश्य होता है प्रबंध द्वारा निर्धारित कार्यों को संपन्न करना। अनौपचारिक संगठन का ध्येय होता है समूह के सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि उपलब्ध कराना। संहिता चार्ट, औपचारिक संगठन में एक लिखित संहिता या चार्ट होता है जिसमें प्रत्येक कार्मिक के उत्तरदायित्व कार्य लिखे होते हैं। अनौपचारिक संगठन में अलिखित आचार संहिता होती है। इसके द्वारा समूह में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान या प्रभाव अपेक्षित रहता है। अस्थायित्व, औपचारिक संगठन सामान्यतः अस्थायी होता है। औपचारिक संगठन अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। यह संगठन जल्दी जल्दी बनते और बिगड़ते हैं और पुनः नए बनते हैं। पांचवा, आकार, औपचारिक संगठन बड़े होते हैं जबकि अनौपचारिक संगठन छोटे छोटे होते हैं। परस्पर आश्रितता, औपचारिक संगठन प्रारंभ में स्वयं होता है लेकिन बाद में अनौपचारिक संगठन का प्रयोग करने लगता है। अनौपचारिक संगठन तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक कि औपचारिक संगठन नहीं होते। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।